नेक्स्ट चैप्टर हमारा जनरल फिजिक्स में है वेक्टर्स। अब नॉर्मली क्या है कि वेक्टर्स का डायरेक्ट क्वेश्चंस आईआईटी में ऐसे नहीं कहूंगा कि नहीं पूछा जाता है, एक दो बार आया हुआ है, बट ये कि वेक्टर्स टॉपिक हमारे हमारे लिए मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा चैप्टर है जो हमारे ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि फिजिक्स के हर चैप्टर में कहीं ना कहीं इसका यूज आएगा, कुछ एक चैप्टर्स को छोड़ दें तो। ठीक है ना। तो वेक्टर्स को ऐड कैसे करना है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, क्यों डिफाइन कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ये सारी सारी एक तरह से मैथमेटिक्स है जो हमें आगे यूज करनी होगी। तो नेक्स्ट चैप्टर है, स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स में। ठीक है। अब देखो सबसे पहले पॉइंट ये आता है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, मतलब अभी तक हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं और उन क्वांटिटीज को हम लोगों ने अलग अलग यूनिट असाइन किया कई बार, और कुछ क्वांटिटीज को हमने फंडामेंटल बोला, कुछ क्वांटिटीज को हमने बेस यूनिट्स बोला। अब फिर से हम बात करते हैं कि पूरी की पूरी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कुछ क्वांटिटीज हैं जिनको हम लोग बोलते हैं वेक्टर्स, और कुछ क्वांटिटीज हैं जिनको हम लोग बोलते हैं स्केलर्स। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि भाई वेक्टर्स और स्केलर्स क्यों डिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहले तो देखो दोनों तरह के पॉइंट अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि भाई ऑफिस से मेरा घर, सपोज सपोज मैं कहूँ कि तुम्हारे घर से मेरा घर 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। ठीक है। तो इतनी इंफॉर्मेशन देने से क्या तुम पहुंच जाओगे मेरे घर? बोलो। नो सर, नहीं पहुंच पाओगे। डायरेक्शन केवल 3 किलोमीटर बताने से नहीं काम चलेगा ना। तो हमें क्या करना Yes. होगा, तुम्हें एग्जैक्ट अगर पहुंचाना है तो एग्जैक्ट डायरेक्शन बताना होगा कि नहीं, अपने घर से निकलने के बाद तुम्हें 1 किलोमीटर राइट चलना है, फिर 1 किलोमीटर लेफ्ट चलना है, स्ट्रेट जाना है। इस तरह से हमें प्रॉपर डायरेक्शन देना होगा। तो अगर हमें किसी पॉइंट को लोकेट करना है तो हमें डायरेक्शन की जरूरत है। ठीक है ना। बट अगर मान लो कोई तुमसे पूछे कि नहीं यही बताओ कि तुम्हारे घर से कोचिंग कितना दूर है, लगभग कितना पड़ेगा, टाइम कितना लगेगा ये पता करने के लिए, कितना दूर है, तो तुम उसको कहोगे नहीं पहले 1 किलोमीटर इधर जाओ, फिर 1 किलोमीटर उधर जाओ, फिर वन जाओ। वो कहेगा नहीं नहीं ये सब मत बताओ, हमें ये बताओ कि टोटल कितना है। तो तुम कहोगे हाँ टोटल 3 किलोमीटर है। तो कहने का मतलब है कि हमें डेली की जो लैंग्वेज है उसमें दोनों ही तरह की चीजों की जरूरत है। कई बार हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है और कई बार हमें अलोंग विद डायरेक्शन चाहिए होता है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है फिजिकल क्वांटिटीज में भी। तो जब भी हम डिफाइन करेंगे तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग नीचे नोट करना, फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हो गई स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज, और दूसरी हो गई वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है। किनको बोलेंगे स्केलर, किनको बोलेंगे वेक्टर्स? तो देखो स्केलर्स बोलेंगे which require only magnitude for, ये बस इतना ही लिख दो काफी है, which require only magnitude, और इसमें लिख देंगे which require magnitude and as well as direction। ठीक है। तो एग्जांपल्स बताओ कि क्या बनेंगे। स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल हो जाएगा जैसे कि अगर कहा जाए लेंथ, ठीक है ना, डिस्टेंस, ठीक है, वॉल्यूम, डेंसिटी, ठीक है, प्रेशर। तो ये सारी की सारी क्वांटिटीज जो है ये स्केलर क्वांटिटीज की कैटेगरी में है। ठीक है ना। एनर्जी, वेक्टर्स में कौन कौन आएंगे? तो देखो वेक्टर्स में आएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेलोसिटी, फोर्स, टॉर्क। तो ये सारी की सारी क्वांटिटीज वेक्टर्स हो गई। ठीक है ना। क्वांटिटीज विच रिक्वायर
only magnitude are scalar quantities and quantities which require magnitude as well as direction are vector quantities. बोलो, इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स एंड स्केलर्स. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स एंड स्केलर्स. तो देखो, जैसे स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी को हम सिंपल ए लिख देंगे, ए लिख देंगे. तो ये हो गया सिंपल. अगर हम सिंबल दे रहे हैं तो ये हो गया स्केलर. जैसे अगर हम लोग कहेंगे कि भाई स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू स्पीड v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड. तो ध्यान रखना, ये 10 मीटर पर सेकेंड पूरा मैग्नीट्यूड कहलाएगा. मैग्नीट्यूड का मतलब ओनली 10 नहीं है, मैग्नीट्यूड का मतलब है 10 मीटर पर सेकेंड, ये पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड है. तो ये स्केलर क्वांटिटी हो गई. लेकिन अगर जैसे लिखा हुआ है f लिखा हुआ है, ऊपर वेक्टर बना हुआ है, v ऊपर बार बना हुआ है, ठीक है, या फिर s लिखा हुआ है, कैप बना हुआ है, आई कैप लिखा हुआ है, तो ये सारे के सारे वेक्टर सिंबल हो गए. मतलब हम लोग ये चाहते हैं ना कि अलग से दिखाई दें वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी. तो वेक्टर्स के ऊपर हम लोग या तो एरो लगा देते हैं, या उसके ऊपर बार लगा देते हैं, या फिर कैप लगा देते हैं. ये तीन रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर्स के लिए. तो अगर जैसे लिखा जाए कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज 10 न्यूटन, और डायरेक्शन लिख दिया उसने 10 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट. तो देखो, ये जो 10 न्यूटन है ये क्या बनेगा, ये होगा इसका मैग्नीट्यूड, और ये जो लिखा है टुवर्ड्स ईस्ट ये इसका हो जाएगा डायरेक्शन. 10 न्यूटन इज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो दोनों में ही है, बट वेक्टर्स में डायरेक्शन और आएगा. ठीक है. अच्छा, कॉपी पे जब हम लोग ड्रॉ करते हैं डायरेक्शंस, तो ये बात मालूम होगी तुम्हें, कॉपी पे जब भी ड्रॉ करते हैं ध्यान रखना ये इस तरह से, जैसे मैप तुम देखते हो ना, तो उसमें मैप में नॉर्थ सबसे ऊपर रहता है. जैसे इंडिया का मैप बनाते हैं तो नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है. तो सेम वही कन्वेंशन हमको हर बार कॉपी में भी फॉलो करना होगा. तो जब हम एन बनाएंगे तो एन वाले एरो पे हम एक मतलब एरो बना देंगे, और बाकी लाइन वैसे ही सिंपल रखेंगे. तो इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया. तो अगर हमसे कहा जाए कि हमें ये जो वेक्टर दिया हुआ है इस वेक्टर को हमें रिप्रेजेंट करना है फोर्स को, तो देखो इस वेक्टर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक हम एरो बना देंगे, एरो का डायरेक्शन किधर की तरफ, 10 ईस्ट की तरफ, और यहाँ लिख देंगे एफ वेक्टर इज इक्वल टू 10 न्यूटन. तो ये एरो फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा, और एरो की जो लेंथ है तो लिख देंगे कि लेंथ ऑफ एरो represents magnitude. Length of arrow represents magnitude. तो एक छोटा सा काम करके बताओ, show following vectors graphically on a scale. ठीक है. इसमें ए ऑप्शन में हमको दिखाना है फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट. फिर बी पार्ट में डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 10 मीटर टुवर्ड्स 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ. सी पार्ट में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट. हाँ, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इनको, शो फॉलोइंग वेक्टर्स ऑन अ स्केल, ग्राफिकली ऑन अ स्केल.
कॉपी में जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसा ही ड्रॉ करेंगे हमेशा, कन्वेंशन यही है। बनाया इसमें, तो फोर्स किधर बनेगा, फोर्स बनेगा नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या होगा, तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब होगा ईस्ट या फिर नॉर्थ से 45 डिग्री पे, तो ये फोर्स हो गया इक्वल टू 5 न्यूटन। देखो वैसे और प्रॉपर मेथड में जाएं तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि हमको पहले स्केलिंग करनी पड़ेगी। स्केलिंग का मतलब है जैसे 5 न्यूटन है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 5 न्यूटन के लिए हमें 5 सेंटीमीटर लेंथ का एक एरो ड्रॉ करना पड़ेगा, बट हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी ड्रॉ करने की, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एरो ड्रॉ करके उसमें पास में 5 न्यूटन लिख देंगे, उससे भी काम चलेगा। ठीक है, देन डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर दिया हुआ है 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, तो इसका क्या मतलब होगा 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, तो देखो 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब समझना, इधर हो गया डायरेक्शन वेस्ट, इधर हो गया डायरेक्शन नॉर्थ, तो 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब हुआ कि नॉर्थ से वेस्ट की तरफ कितना एंगल 30 डिग्री, एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर। एंड इसी तरह से साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट क्या बनेगा 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट क्या होगा, तो ईस्ट से साउथ की तरफ, ये ईस्ट हो गया, ईस्ट से साउथ की तरफ कितना एंगल 60 डिग्री एंगल, तो v वेक्टर की वैल्यू हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है तो। कोई कंफ्यूजन नहीं, नो सर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखो दो वेक्टर्स के बीच में अगर हमें एंगल मेजर करना है तो उसका तरीका ये है, पहला स्टेप है ज्वाइन दी टू वेक्टर्स इधर टेल टू टेल और हेड टू हेड। एंड सेकेंड पॉइंट में measure the smaller angle between the two lines। ठीक है, अब हेड टेल क्या है ये मालूम है, ये जो ऊपर बनाया हुआ है हम लोगों ने, ये बनेगा इसका हेड और ये बनेगा इसकी टेल, एरो का जो हेड है और एरो की जो टेल है। तो अगर हमें दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है तो उसका तरीका ये होगा कि हमें उनको हेड टू हेड या फिर टेल टू टेल ज्वाइन करना होगा। मतलब ये है कि जैसे सपोज एक वेक्टर ये बना हुआ है ए वेक्टर और एक वेक्टर ये बना हुआ है बी वेक्टर, इस तरह से बने हुए हैं, तो इस तरह से बने हुए हैं तो हम इनके बीच में एंगल इस डायग्राम में नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इस डायग्राम में दोनों हेड टू हेड या दोनों की टेल टू टेल एक साथ नहीं है।
तो एक साथ करने के लिए क्या करेंगे, एक साथ करने के लिए हम लोग, हाँ क्या बोल रहे हैं, दोनों को एक साथ करने के लिए हम ए वेक्टर को आगे शिफ्ट कर दें या बी वेक्टर को हम लोग पीछे शिफ्ट कर दें। ये समझना ध्यान से, या तो हम ए वेक्टर को आगे शिफ्ट कर दें या फिर बी वेक्टर को पीछे शिफ्ट कर दें। तो देखो बी वेक्टर को पीछे, ए वेक्टर को आगे, इस तरह से शिफ्ट करो कि दोनों के टेल एक ही जगह आ जाएं। और दोनों के टेल एक ही जगह आने के बाद दोनों लाइंस के बीच में जो छोटा वाला एंगल होगा, छोटा वाला इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोनों लाइंस के बीच में ये वाला एंगल भी है और ये वाला एंगल भी है, तो दोनों में से कौन सा एंगल लेना है, तो दोनों में से हमको छोटा वाला एंगल लेना है। तो ये जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है ना। और खास बात यहाँ पे ध्यान रख सकते हो कि पैरेलल ट्रांसलेशन ऑफ अ वेक्टर does not change its value. Parallel translation of vector does not change its value. मतलब अगर हम किसी वेक्टर को उसी के पैरेलल चले जा रहे हैं तो उससे उसकी वैल्यू में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दिस इज हाउ वी मेजर एंगल। तो एक छोटा सा एक्सरसाइज दे रहा हूं करना। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इन फॉलोइंग डायग्राम्स, ठीक है। सपोज ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये वाला एंगल दिया हुआ है 15 डिग्री। देन ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये वाला एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। इसके बाद सपोज ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और ये वाला एंगल दिया हुआ है 20 डिग्री। बताओगे एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या बनेंगे इन तीनों केस में? सर फर्स्ट में सर पहले का 45 होगा। लिख के बता दो, आवाज बहुत ज्यादा। सर फर्स्ट में 105 डिग्री, फर्स्ट में 105 करेक्ट। सेकंड में सर 30 ही रहेगा। सेकंड इज 30 करेक्ट अगेन। एंड सर थर्ड में 70 डिग्री आएगा। थर्ड में 70 डिग्री करेक्ट। Yes, sir. इस केस में एंगल है 105 डिग्री, इस केस में एंगल है 30 डिग्री और इस केस में एंगल है 70 डिग्री। बताओ मुझे कौन सा बताना है, या सभी ने यही निकाल लिया? तो सारे हो गए थे। निकाल लिए सभी ने? Yes, sir. यस सर।
वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी। ठीक है, ये वाला एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री। ठीक है, और ये वाला एंगल दिया हुआ है 100 डिग्री। और ये वाला एंगल दिया हुआ है 20 डिग्री। तो हमें निकालना है इसमें फाइंड एंगल बिटवीन ए पार्ट में बिटवीन ए एंड सी, बिटवीन ए एंड डी एंड बिटवीन डी एंड डी। बताओ, इसके पहले वाला क्वेश्चन क्लियर है सभी को? कोई डाउट नहीं ना? सर बिटवीन ए एंड सी 30 डिग्री आएगा। ठीक है। सर ए और डी में 110, बिटवीन ए एंड डी 110। नहीं सर 90 डिग्री आएगा, 90 डिग्री। करेक्ट, 90 डिग्री होगा। यस उसके बाद 90। बी और डी में 120, और बी और डी में 120। 160 सर। 160। यस सर, बी एंड डी 160 होगा। बिटवीन ए एंड सी कितना बताया? 30 डिग्री, 30 डिग्री। इसका आंसर होगा 30 डिग्री। बिटवीन ए एंड डी होगा 90 डिग्री। 160 डिग्री। तो भाई बाकी लोग कर पाए या नहीं? कर लिया है सर। ठीक है ना, तो एंगल निकालने में हम कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसके बाद कुछ वेक्टर्स को लेके स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं। हम बहुत डिटेल में जाएंगे, केवल नाम देखते हैं, बताते जाओ कौन कौन सी मालूम है, जो नहीं मालूम है बताएंगे। जैसे कि अगर लिखा हुआ है पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ऑपोजिट वेक्टर्स, ठीक है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स। हाँ, क्या मतलब बनेगा इनका, मालूम है सभी का? पैरेलल वेक्टर का मतलब होगा सिंपली, पैरेलल वेक्टर का मतलब होगा ऐसे वेक्टर्स जिनके बीच में एंगल 0 डिग्री हो। इक्वल ठीक है ना? 0। एंटी पैरेलल के लिए क्या बोलेंगे?
एंगल सर 180 डिग्री हो। अपोजिट वेक्टर्स किनको बोलेंगे? सर जिनका साइन अपोजिट है सर। एंड माइनस ए आर ऑपोजिट वेक्टर्स। यस सर, साइन माइनस अपोजिट। ए आर ऑपोजिट वेक्टर्स। यस सर। ऑर्थोगोनल के लिए क्या बोलेंगे जब एंगल क्या होगा? सर अपोजिट वेक्टर्स के एंटी पैरेलल वेक्टर्स कह सकते हैं? नहीं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स अलग होंगे। जैसे समझो अगर कहा गया कि भाई चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। यस इसका सर। मतलब होगा कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है? 180 डिग्री। यस सर। अपोजिट का मतलब कुछ और होगा। अपोजिट का मतलब होगा चार्ज पार्टिकल इज वाज मूविंग अलोंग ईस्ट, नाउ इट इज मूविंग ऑपोजिट टू प्रीवियस डायरेक्शन। तो इसका मतलब है कि पहले अगर वो 10 से ईस्ट जा रहा था तो अब वो 10 से वेस्ट में जा रहा है। अपोजिट का मतलब हुआ सर रिपीट अगेन माइनस प्लीज का सर। मल्टीप्लाई करेंगे, सर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर ऑपोजिट हो जाएगा, लेकिन क्वांटिटी सेम रहेगी। सर ये एंटी पैरेलल वेक्टर में होगा ना? एंटी पैरेलल में डिफरेंट क्वांटिटीज हो सकती हैं, बट ऑपोजिट वेक्टर्स में और इक्वल वेक्टर्स में सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। ओके। ठीक है ना? यस सर, ए थैंक यू। वेक्टर एंड ए वेक्टर, इसमें भी सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। मतलब हम फोर्स को के इक्वल फोर्स ही लिखेंगे, फोर्स के इक्वल हम लोग वेलोसिटी नहीं लिख देंगे। फोर्स के इक्वल फोर्स ही रहेगा, फोर्स के इक्वल वेलोसिटी नहीं हो जाएगा। और यूनिट वेक्टर में क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर का मतलब होता है ए कैप, और यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम लोग वेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं उसके मैग्नीट्यूड से। ठीक है ना? ओनली डायरेक्शन विल बी रिमेनिंग। यूनिट वेक्टर का क्या यूज है? यूनिट वेक्टर का यूज है कि यूनिट वेक्टर को हम लोग डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो अगर किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो जो बचेगा वो सिर्फ डायरेक्शन होगा, और जो बचेगा वही उस कहलाएगा उसका यूनिट वेक्टर। सर अपोजिट और इक्वल वेक्टर्स को छोड़कर बाकी में तो फिजिकल क्वांटिटीज डिफरेंट हो सकती है ना? हाँ, बाकी में डिफरेंट हो सकती है। ओके। और कोई डाउट इसमें? नो सर। तो इसके बाद आते हैं सबसे पहले हाउ टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। इसको हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स में भी पढ़ सकते हैं कि वेक्टर्स को अगर हमें ऐड करना है तो क्या खास बात है। तो देखो, वैसे तो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए दो अलग अलग मेथड्स डिफाइंड है, तुमने पढ़े होंगे। तो भाई इसमें से एक मेथड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, और दूसरा होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। लेकिन है क्या, ये जो दो लॉ हैं सर ये बस सर आपकी स्क्रीन जूम हो गई है सर, हाफ दिखाई दे रहा है। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। हम्म सर राइट हैंड साइड
बाकी लोगों को दिख रहा है? Yes, sir. क्लियर है। मैंने ये बोला कि वेक्टर्स को अगर हमें ऐड करना है तो उसके लिए दो लॉज डिफाइंड है, एक जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन और एक जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। बट हम लोग दोनों ही मेथड एक साथ ही देखेंगे क्योंकि दोनों हैं एक ही, ऐसे समझ लो, मैथ्स दोनों का सेम है तो हम एक साथ ही देख रहे हैं। बेसिकली पैरेललोग्राम जो है वो देखा जाए तो वो फोर्स मेथड है, ठीक है, और जो ट्रायंगल लॉ है वो डिस्प्लेसमेंट मेथड है। वो डिस्प्लेसमेंट मेथड है, मतलब ये है कि जब ऐसे सोचो कि किसी बॉडी के ऊपर अगर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, एक लग रहा है वाई डायरेक्शन में, तो दोनों फोर्स एक साथ लग रहे हैं, तो अगर दोनों फोर्स एक साथ लग रहे हैं तो उनका रिजल्ट कहाँ होगा, तो वो हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं यूजिंग पैरेललोग्राम। और अगर ऐसे कहा जाए कि एक आदमी पहले 2 मीटर एक्स डायरेक्शन में गया, फिर 3 मीटर वाई डायरेक्शन में गया, तो अब वो कहाँ पहुंच गया, तो 2 मीटर एक्स में बढ़ाओ, फिर 3 मीटर वाई में बढ़ाओ, और फिर उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट लिखोगे तो वो ट्रायंगल बनेगा, तो उसको हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बोलते हैं। बट ये दो मेथड हैं जिनका ओरिजिन, ऐसे समझो, जिनका जन्म जो है अलग अलग तरह से सोचने से हुआ। किसी ने फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा तो पैरेललोग्राम बन गया, और किसी ने डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा तो वो ट्रायंगल बन गया। बट दोनों का मैथ सेम है, इसलिए हम लोग एक साथ ही देख रहे हैं दोनों को, ठीक है। तो है बहुत सिंपल, मालूम है तुम्हें भी। क्या करते हैं पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम में दोनों वेक्टर्स को हम लोग टेल टू टेल ज्वाइन कर लेते हैं, और अगर टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे तो उनके बीच का एंगल हमको साफ नजर आएगा, ए थीटा। इसके बाद दोनों वेक्टर्स ज्वाइन होने के बाद हमें पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेना है, तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं इस तरह से। देखो ये इनका पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, और पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के बाद इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल बनेगा, कौन सा डायगोनल, जो इस कॉर्नर से स्टार्ट होके इस कॉर्नर तक होगा, ये जो डायगोनल होगा ये दोनों वेक्टर्स का एडिशन कहलाएगा। दोनों वेक्टर्स का एडिशन बोलो या दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट बोलो, एक ही बात है, ठीक है। ट्रायंगल लॉ में क्या करते हैं, ट्रायंगल लॉ में हम लोग एक वेक्टर बनाएंगे, वेक्टर ए, और वेक्टर बी को हम लोग उस वेक्टर ए के हेड से ज्वाइन करेंगे, तो ये वेक्टर बी हो गया। और इसके बाद अगर हम लोग ये डिस्प्लेसमेंट फाइनल वाला ड्रॉ करते हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट जो फाइनल वाला आएगा ये इसका आर वेक्टर बनेगा, विच इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तुम ध्यान से देखोगे तो दोनों डायग्राम में जो आर है वो सेम ही है, वो अलग नहीं है, क्योंकि होगा क्या, ये लेंथ और ये लेंथ तो सेम ही आएगी ना, ये भी बी आएगा, तो बस वो एक तरह से उसको अटेम्प्ट करने का तरीका अलग है, बट वो जो लेंथ निकल के आएगी वो सेम ही निकल के आएगी। तो अब ये लेंथ हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये वाला एंगल अगर हम लोग अल्फा एज्यूम कर लें, तो देखो यहाँ से इस पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें और ये लाइन आगे बढ़ा दें, देखना तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ये वाला जो डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस, ये वाला एंगल थीटा होगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा बी कॉस थीटा, और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हो जाएगा बी साइन थीटा। तो इस ट्रायंगल में अगर हम लोग आर स्क्वायर लिखें तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से तुम्हें आर मिल जाएगा, ये फॉर्मूला तुम्हें मालूम भी होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, दिस इज रिजल्टेंट, ठीक है ना। वो दोनों डायग्राम में से किसी से भी निकाल सकते हो। और अगर हमें ये एंगल निकालना है tan अल्फा, तो tan अल्फा की वैल्यू देखो आएगी b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट और रिजल्टेंट का
डायरेक्शन। देखो यहाँ तक क्लियर है? यस सर। याद रखने हैं, ये हमें कई जगह, इनफैक्ट पूरे फिजिक्स में ही कहीं ना कहीं यूज आएगा ही आएगा। तुमको ये बात क्लियर है कि दो मेथड अलग अलग, दो मेथड नहीं है, ये एक ही मेथड है, मैथ्स एक ही है। यस सर। वो जो सेकंड वाला जो डायग्राम बना हुआ है ये डिस्प्लेसमेंट बना हुआ है, मतलब पहले एक आदमी यहाँ से यहाँ गया, फिर वो यहाँ से यहाँ गया, तो उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट ये वाला हो जाएगा। तो ये वाला इसका इसका एक तरह से जन्म हुआ है डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो बनाया हुआ है इसमें बोलते हैं कि एक बॉडी पे फोर्स इधर लग रहा था और एक फोर्स उस बॉडी पे इधर लग रहा था, तो बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स किधर होगा? तो रिजल्टेंट फोर्स बॉडी के ऊपर इधर आएगा। तो ये फोर्स मेथड से हुआ है। तो एक फोर्स मेथड है और एक डिस्प्लेसमेंट मेथड है, बट मैथ्स दोनों का सेम है। ठीक है, इसमें कुछ बातें हैं जो हम इसमें और ध्यान रख सकते हैं, नोट करके लिखते हैं। देखो जैसे सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या a प्लस बी होगी व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, और रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू a डिफरेंस b होगी व्हेन थीटा इज 180 डिग्री। मैं जो लिख रहा हूं उसमें जहां भी डाउट हो मुझे रोक के बीच में पूछ लेना। यानी कि जो रिजल्टेंट है दो वेक्टर्स का, वो रिजल्टेंट मॉड ऑफ a माइनस बी से लेके a प्लस बी के बीच में कुछ भी हो सकता है। रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू मॉड ऑफ a माइनस बी और मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी बनेगी। सेकेंड पॉइंट में अगर हम a और b इक्वल कर दें तो यहां से देखो फॉर्मूला आ जाएगा r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्या बनेगा? तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये सॉल्व करके आएगा r इक्वल टू 2a कॉस थीटा बाई 2, 2a कॉस थीटा बाई 2। और ये जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओगे? अगर a इक्वल टू बी है तो पैरेललोग्राम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्क्वायर। रॉम्बस। हाँ, रॉम्बस। रोम्बस में, करेक्ट। पैरेललोग्राम रोम्बस में कन्वर्ट हो जाएगा। बनाने की जरूरत नहीं है, विजुलाइज हो रहा है। यस सर। ओके, देन थर्ड पॉइंट में अगर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इस केस में पैरेललोग्राम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देन फोर्थ पॉइंट में अगर हम ऐसा a और b लेते हैं कि a और b तो इक्वल हैं और रिजल्टेंट का ही मैग्नीट्यूड उन्हीं के बराबर है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है r इक्वल टू 2a कॉस थीटा बाई 2। तो इसको अगर हम a के इक्वल करेंगे तो यहाँ से देखो थीटा का वैल्यू 120 डिग्री आएगा। तो ये कैसे पॉसिबल है? बना सकते हो इसका डायग्राम। इधर a वेक्टर है और इधर आएगा b वेक्टर, सच दैट दोनों का लेंथ सेम है और
इससे जो इनका रिजल्टेंट आएगा रिजल्टेंट ये वाला वेक्टर बनेगा। और खास बात ये है कि ये तीनों का ही लेंथ सेम है। तो ऐसा तब पॉसिबल होगा जब ये एंगल 60 हो और ये वाला एंगल 60 हो। तो एक तरह से इसमें दो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक है ना। ए और बी के बीच में कितना एंगल है यहाँ पे? ए और बी के बीच में एंगल यहाँ पे 120 डिग्री है। और रिजल्टेंट और बी के बीच में कितना एंगल है? तो वो एंगल 60 डिग्री है। ठीक है। तो अभी आज इसमें करते हैं इसमें वेक्टर्स में, और आगे पे चलो नेक्स्ट टर्न पे स्टार्ट करेंगे इसके। इसी के आगे भी कंटिन्यू होगा।